हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 के लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। जो सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में स्टार्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक पूरी तरह से ट्रेंड में रहेंगे और जिन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में कंटिन्यू क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सीधे टॉपिक्स की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आया हुआ है। तो आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की विभिन्न बैठकें, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न समितियों का निर्माण हुआ, संविधान सभा का निर्माण, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट से पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को हर ट्रेंड से बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सजदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्लियर रहेंगे आप लोग। अगला पॉइंट, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में, दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, जहां पे हम डेट मेंशन करके चलते हैं पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहिए। ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, इसीलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। तो पॉइंट है आपका, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी और संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की और संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। हर फैक्ट, हर कंटेंट को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। हमारे एक एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट और कंटेंट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। जो भी टॉपिक समय द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंट से क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ जा रहा है दोस्तों हमारा, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। संविधान सभा की प्रमुख जितनी भी समितियां हैं पूरी तरह से आप लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में घुमा घुमा के भी पूछे जाते हैं। देखिएगा, पॉइंट है आपका, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। देखिएगा, एक तरफ विभिन्न समितियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। बात की जाए प्रारूप समिति की, तो इनकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। संघ संविधान समिति की अध्यक्षता दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी और मूल अधिकारियों अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। लास्ट है यहाँ से आपका कार्य संचालन समिति, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुई थी। अच्छी तरह से आप लोग क्लियर रहेंगे। अब इस टॉपिक से जो बेसिक क्वेश्चंस निकलते हैं दोस्तों, उसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है आपका, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट, संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। हर कंटेंट को आप लोग पूरी तरह से क्लियर रखेंगे।
आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब यहीं पे एक छोटा सा दोस्तों टॉपिक आपका और ऐड हो जाता है, हम चाहते हैं इसको भी आप लोग यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। पहला पॉइंट, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। अगला पॉइंट, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया और भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर करके चलने, ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में दोस्तों आपका एग्जाम पड़े आपसे मिस ना हो। आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी वाले एग्जाम्स में बात की जाए तो आपका एसएससी जीडी का पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया था। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ रहा है दोस्तों आपके इस एग्जाम के लिए। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, एसएससी सीजीएल टियर 1 2025 के लिए पीडीएफ पर दोस्तों पूरी तरह से काम चल रहा है। कम से कम समय में ये पीडीएफ हमारा दोस्तों कंप्लीट कर दिया जाएगा। रेलवे में बात की जाए दोस्तों तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट है। 80% सफिशिएंट पीडीएफ जा रहा है दोस्तों आपकी इस एग्जाम में, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छे स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। सफिशिएंट पीडीएफ जा रहा है दोस्तों आपके इस एग्जाम में, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा दोस्तों एनटीपीसी व ग्रुप डी का पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? पंचवर्षीय योजना से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम के दोस्तों हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। अगला पॉइंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी और भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था और पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। आप लोग जानते होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस आपको इजीली पूरी तरह से मिलने स्टार्ट हो गए होंगे, जो कि अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की भी बात हुई तो यहाँ से भी फैक्ट निकलते हैं, आप कंप्लीट कीजिए। पॉइंट है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, ये भी ध्यान रखेंगे। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। हर फैक्ट को आपको 100% क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब यहाँ से आपकी पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट होती हैं। देखिएगा पॉइंट है आपका, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। थोड़ा सा नोट देखिए, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गईं, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। आगे बढ़ेंगे। बात की जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तो इसकी समय अवधि थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। नोट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे कि
राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ जरूर ध्यान रखेंगे। जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे व द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। पूरी तरह से आपको क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे। बात की जाए दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना की, देखिएगा तो मुख्य उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब यहाँ से आपके सुपर कंटेंट निकलते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसीलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। अगला पॉइंट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब 1966 से लेकर 67, 67 से लेकर 68 और 68 से लेकर 69 की घोषणा करनी पड़ी और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। समाधि की बात की जाए तो 1969 से लेकर 1974 तक। मॉडल की बात की जाए तो डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। आगे बढ़िएगा। बात की जाए पांचवी पंचवर्षीय योजना की तो मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से सुपर निकलते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करेंगे दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की। देखिएगा समय थी इसकी 1980 से 1985। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब यहाँ से सुपर कंटेंट आपके निकालते हैं। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? तो छठी पंचवर्षीय योजना थी। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था। ध्यान रखेंगे। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 100% आप क्लियर रहेंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समय थी 1985 से 1990। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। बात की जाएगी दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना की। समय थी 1992 से 1997। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समय थी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समय थी इसकी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुनी करना। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बात की जाए दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की तो समय थी इसकी 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समय थी 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। यहाँ तक पंचवर्षीय योजना को आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। इसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों यूएनओ की स्थापना, इनके विभिन्न सहयोगी संगठन, उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। परफेक्ट सीट दोस्तों आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है।
पहला पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जो कि हमारा आंसर है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाओं की बात की जाए तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। इसके अलावा चीनी हो गया, रूसी यानी कि रशियन, अरबी तथा स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अगला पॉइंट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट, 5 अस्थायी सदस्य देशों के नाम देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। 100% हर फैक्ट को दोस्तों आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। इस वैकेंसी में दोस्तों सीटें कितने ये भी आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर कितने ये भी जानते हैं। तो दोस्तों अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सहयोगी संगठन है दोस्तों, उनकी स्थापना कब हुई थी, यो मुख्यालय कहाँ पे है, दोनों चीजें मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। सबसे पहले विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए, उनका स्थापना वर्ष दिया गया और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया, ताकि किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन आए आपसे क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बात की जाए तो इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए तो इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका भी दोस्तों मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट, यूनेस्को मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1948 में थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, यूनिसेफ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपकरण की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि INMO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। अब यहीं पे दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और आपका ऐड हो जाता है। हम चाहते हैं इसके साथ इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। दोस्तों कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में यहाँ से भी बनते हैं। देखिएगा, पॉइंट हमारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी स्थापना एवं उनके मुख्यालय। चलिए देखिएगा, सबसे पहले विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं, स्थापना वर्ष दिया गया और मुख्यालय मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए राष्ट्रमंडल की तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय लंदन UK में है। रेड क्रॉस की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय लियांस फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि NATO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ यानी EU की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात हो रही है, ध्यान देंगे दोस्तों। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय इसका नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की बात की जाए यानी कि OPEC की बात हो रही है। स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और एशियाई विकास बैंक यानी ADB की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसको भी यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया। जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान है वह संबंधित क्षेत्र डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा
पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार सम्मान व संबंधित क्षेत्र। चलिए इस शीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार व सम्मान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। स्टार्ट करेंगे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार व सम्मान तथा संबंधित क्षेत्र हैं। सबसे पहले इसमें नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो ध्यान देंगे ये सबसे पहले टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिए। उन क्षेत्रों के नाम भी आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। कौन कौन से क्षेत्र हैं? साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति के क्षेत्र में। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं संबंधित क्षेत्र हैं जिनको आप लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए हैं। अब चलिए दोस्तों राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पुरस्कार सम्मान है संबंधित क्षेत्र हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसमें भारत रत्न की बात होगी तो ये कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों व्यास सम्मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि व्यास सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका धन्वंतरी पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोलाक पुरस्कार दोस्तों है कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? जितने भी दोस्तों सामाजिक व धार्मिक आंदोलन है और समाज सुधारक हैं, डाकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन करके कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ दोस्तों विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थापना दिया गया और संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी की तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी देवेंद्र ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। व पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई थी एमजी रानाडे के द्वारा। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका विश्व भारती जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मुंजे के द्वारा। वहाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका
खुदाई खिदमतगार जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस टॉपिक को यहाँ तक कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया। करेक्ट आंसर को बलवंत राय मेहता समिति ने। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया, पंचायती राज व्यवस्था से। आपका सुपर टॉपिक है, आपके एग्जाम के लास्ट शिफ्ट तक दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया। करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, आप कंप्लीट कीजिए। तो पॉइंट हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ से एक एक पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करने हैं। देखिएगा पहला पॉइंट हमारा, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ हुई थी और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची में यह आता है, इसमें टोटल 29 कार्यों को शामिल किया गया है। वन लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ध्यान रखेंगे। आप सबसे पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहला, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, 1957 में। और पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची का विषय है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी जितनी भी समितियां हैं आप देख लीजिए। तो पॉइंट हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी समितियां डायरेक्टली आपके एग्जाम में दोस्तों अलग अलग ट्रेंड से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हनुमंत राव समिति दोस्तों इसी से रिलेटेड है, 1983 में गठित हुई। JB के राव समिति 1985 में गठित हुई। LM सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई। और अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई। थुंगन समिति 1989 में गठित हुई। ये दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई समितियां, ध्यान रखेंगे। 4 क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए ताकि टॉपिक आपका दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। देखिएगा पहला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायत राज प्रणाली किस पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। कौन पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी, राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो अशोक मेहता समिति ने। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, दिल्ली सल्तनत से। मिडवल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट और कंटेंट दोस्तों यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा मोस्ट वन नोट के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट, महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। और मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। अच्छी तरह से आप कंप्लीट रखेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। देखिएगा पहला पॉइंट है आपका, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासन काल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे पहले दोस्तों इस पर गुलाम वंश है जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। उसके बाद में खिलजी वंश है जिन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक।
उसके बाद में तुगलक वंश है जिन्होंने शासन किया 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। फिर दोस्तों इस पर सैयद वंश है जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और लास्ट में दोस्तों इस पर लोधी वंश है जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। पूरी तरह से आपको कंप्लीट रखने हैं, एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अब दोस्तों इनके बीच में जितने भी कंटेंट यानी कि क्वेश्चंस बनते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगी हुई है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े टोटल 5 सवाल। आगे बढ़ेंगे, तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एकतादारी प्रथा चलवाई? तो भी इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? तो भी इल्तुतमिश ने। ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश से जुड़े टोटल 3 सवाल। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। अगला है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? जो रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। नेक्स्ट, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो भी बलबन ने। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने ही। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ से लास्ट है आपका, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों ऐतिहासिक राजवंश हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि कौन से वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों संस्थापक के साथ साथ उनकी राजधानी कहाँ पर थी ये भी पूरी तरह से मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें विभिन्न ऐतिहासिक राजवंशों के नाम दिए गए हैं, उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, इनकी राजधानी राजगिरह थी। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक शिशुनाग थे, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे बढ़ेंगे, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्या है आपका, राष्ट्रकूट वंश, जिनके संस्थापक दंतेरुदुर्ग थे, इनकी राजधानी मानिकहेट थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह बिसुडु थे, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी या वातपी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। आगे बढ़ेंगे, वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज दोनों थी। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला है दोस्तों हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश, जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और लास्ट है आपका सातवाहन वंश, जिनके संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता?
करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रहेगा? रिसेंटली करंट अफेयर्स से दोस्तों हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, और रिसेंटली करंट अफेयर्स के दोस्तों मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारा कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एनएस राजा सुब्रमण्यम को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया? तो 2 जून को। और जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो पीवी सिंधु को। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 64.2 करोड़ लोगों ने। और वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है? तो तेलंगाना की। अच्छे से हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? विजय भारती सैनी को। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ने। और विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 का मनाया गया 5 जून को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुशील कुमार सिंह को। और जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है? तो गौतम अडानी है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 का मनाया गया 1 जून को। और वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु में। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का मनाया गया 31 मई को। जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया? जेपी नड्डा को। और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये 25 जून को। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज ने। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 का मनाया गया 7 जून को। नेक्स्ट, जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? तो एनवीडिया है। और विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे 2024 का मनाया गया 8 जून को। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे हम लोग रिसेंटली करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा है। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता यानी कि केकेआर ने। नेक्स्ट, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर वैशाली ने। और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राकेश रंजन को। वह भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम क्या? शक्ति 2024 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अमरोही मेघालय में। और वर्ष 2024 में किसे लगातार लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 2 लोगों को ये किया गया है। ध्यान रखेंगे। एक है रणदीप हुड्डा और एक है अमिताभ बच्चन। अच्छे से हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो उसेन बोल्ट और युवराज सिंह 2 लोगों को। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रबोध सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? इंडोनेशिया का। विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 का मनाया गया 18 अप्रैल को। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता? विराट कोहली ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 99वां सदस्य कौन सा देश बन गया? तो स्पेन है। 2024 में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गुजरात जगत गुरु रामदासाचार्य को किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने क्या दोस्तों वायु शक्ति 24 का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो राजस्थान में किया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व क्षय रोग दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 24 मार्च को। नेक्स्ट, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या? तो ऑपरेशन संकल्प है। वहीं 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। नेक्स्ट, किस देश में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। और किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? तो हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट, हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 30 मई को। और जून
2024 में 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने? तो राहुल गांधी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 11 पदक। नेक्स्ट, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जून 2024 में महासागरीय स्थिति रिपोर्ट 2024 के किसके द्वारा जारी किया गया? यूनेस्को के द्वारा। लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद तो शंकर लालवानी है। और जून 2024 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो असम में। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 साल में कब मनाया गया? 22 मई को। और आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद में स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन किया गया है। और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 42वें स्थान पर। और भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया? तो जापान के बीच। वह किस देश में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया? तो श्रीलंका में किया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, विश्व वन्यजीव दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 3 मार्च को। नेक्स्ट, मार्च 2024 में किस राज्य में चापचारकुर त्योहार मोस्ट अमर रहेगा? ये मिजोरम में मनाया गया। ध्यान रखेंगे। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो सुमन कुमारी हैं। और संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग अग्रवाल को। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने? शहबाज शरीफ। और तामस सुल्यूक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हंगरी के। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। वह किस राज्य में ताडोबा महोत्सव 2024 मनाया गया है? तो ये महाराष्ट्र में। ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़े से रिसेंटली करंट के क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है, रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पंकज कुमार चटर्जी को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी को। किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वामीनारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर गुजरात में। और मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो जेएफ बेजोस है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो झारखंड के द्वारा की गई है। वह गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रांस है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है। वह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 का मनाया गया है? 24 अप्रैल को। मार्च 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? टीएम कृष्णा को। और ऑल इंडिया रेडियो यानी कि दोस्तों AIR की नई महानिदेशक कौन बनी है? मौसमी चक्रवर्ती। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? शंघाई चीन में। इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष कौन बने? नवीन जिंदाल। और दोस्तों जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का 100वां सदस्य देश बन गया है? तो पैराग्वे। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर विभिन्न वैकेंसियों के परफेक्ट PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।